नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। अब तो पक्का 2024 अब की बार मोदी सरकार, कोई नहीं रोक सकता जी। मोदी जी ने एकदम धज्जे उड़ा दिए हैं, कमाल कर दिया जी। क्या ट्रम्प कार्ड फेंका है, नीतीश कुमार को वापस ले आए हैं। अब 2024 में इनका किसी का भी नाम देवा नहीं रहेगा। पप्पू अगले 100 साल के लिए ये सोच के रख ले कि उसको अब सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। तरह तरह की बातें हमारा नंदू व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहा है। नंदू कौन? हमारी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप का एक आदमी है। वो खुश है भयंकर। उसका कहना है कि अब तो 50 साल तो मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता, अब तो कोई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अब तो भूल जाओ, इलेक्शन कराओ ना कराओ क्या फ़र्क पड़ता है, अब ईवीएम का रोना शुरू हो जाए। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। उनका करना जमता है, क्योंकि वो उन लोगों में से हैं कि जब कोई मूर्छित भी पड़ा होगा तो वो कल्पना कर रहे होंगे कि ये उठ के अभी देखिएगा सामने वाले को हमारे मध्य प्रदेश में कहता है ठुस मारेगा और उड़ा देगा। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी वाले हैं, इंडिया गठबंधन वाले, भैया कांग्रेसी हो, कांग्रेस के नेता हो, कुछ इंतज़ाम करो अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संभाल के रखने का। ये सबसे पहले घबराते हैं। आप तो वहाँ अंदर जलेबियाँ, मन में लड्डू फूटता रहता है और आप सोचते हो कि ये बात हम बोलेंगे नहीं, लेकिन इनको कौन बताएगा। ये तो पहले ही परेशान है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, राम मंदिर आया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कल बताया आपको कि कैसे राम मंदिर का मसला तेजी से नीचे जा रहा है। अब मुद्दा ही नहीं रहा 5 दिन के अंदर, उस पर बात नहीं हो रही है। और चुनाव 3 महीने हैं। तो अब आप कहेंगे कि साहब अच्छे खासे में आपका नीतीश कुमार चला गया वहाँ पे और आप बातें कर रहे हो। तो नीतीश कुमार क्या ले गया? नीतीश कुमार ने ऐसा क्या दे दिया बीजेपी को जो बीजेपी के पास नहीं है? देखिए, जब आप तुलना करते हैं, जब मैं कहूँगा ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, तो मौसम विभाग एक डाटा जारी करता है कि पिछले 50 साल का सबसे ठंडा दिन रहा है। तो वो देखता है ना कि भाई ये 30 फरवरी का जो दिन है, 1 जनवरी का दिन है, जो भी दिन है, उस तारीख को वो देखता है। जैसे 28 जनवरी का दिन है तो वो कहेगा 28 जनवरी सबसे ठंडी 28 जनवरी है ये। अब वो जून के महीने से अगर जनवरी की तुलना करेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा आपको मौसम ठंडा है कि गर्म है। जनवरी की जनवरी से तुलना करनी पड़ती है। आने वाला चुनाव लोकसभा का है और पिछले लोकसभा चुनाव से आपको तुलना करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि बीजेपी कुछ गेन कर रही है या लूज कर रही है। तो 400 सीट का टारगेट बीजेपी लेके चल रही है। बिहार में बीजेपी के पास 40 में से एक छोड़कर 39 सीटें पहले से थी। बीजेपी मतलब बीजेपी और एनडीए मिला के, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी। तो ऐसी हालत में फुल पावर में थी बीजेपी। और इनके नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ आने से बीजेपी की हालत भयंकर खराब होने वाली थी, क्योंकि 16 सीटें हैं नीतीश के पास में और पासवान के पास में 6 सीटें हैं, चिराग पासवान के पास में। अब वो स्प्लिट होके पार्टी हो गई है, उनके चाचा के पास कुछ सीटें चली जाएंगी खाते में, वो अलग बात है। तो ये जो सीन है ना, इसमें चिराग पासवान तो उनके साथ थे ही, नीतीश अपनी 16 सीटों के साथ वापस आ गए हैं। तो क्या नीतीश को 16 सीटें मिलेंगी? तो आप गणित समझिए, पिछले चुनाव का गणित, अब का गणित। वोट परसेंटेज को और जन समर्थन को लेकर पहले ही आरजेडी के पास भरपूर कृपा आ रही थी। पिछले चुनाव में आरजेडी को 15.36% वोट मिले थे बिहार में। ये इत्तेफाकी था कि इतने वोटों के साथ भी उसको सीट नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उससे आधे वोट लाकर लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके 7.86% वोट थे, 6 सीट ले आई थी। यानी दुगने वोट वाले के पास में एक भी सीट नहीं, आधे वोट पाकर 6 सीटें। आधे वोट थे, आधा वोट परसेंटेज था चिराग पासवान की पार्टी के पास, रामविलास पासवान की पार्टी के पास आरजेडी से, और सीटें सिर्फ 6। और आरजेडी के पास कितनी सीटें हैं? 0 सीट। इसके बाद में आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत दर्ज की और वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज़्यादा सीटें बिहार में लालू यादव के पास में है। तेजस्वी यादव युवा हैं और उनका एक अलग करिश्मा है,
हीरो है वहाँ के। तो अब इस पूरी तैयारी के साथ में, इंडिया गठबंधन के साथ में और राहुल गांधी की पदयात्रा के साथ में लोकसभा चुनाव में जाएंगे ये लोग। और बीजेपी के पास पाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सिर्फ एक सीट है, और इन लोगों के पास पाने के लिए 39 सीटें हैं, बीजेपी की सीटें और नीतीश की सीटें। बीजेपी और नीतीश के एक साथ जाने का मतलब यह है कि जिन लोगों की नीतीश से नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, वो लोग अगर विपक्ष को वोट देने के नाम पे बीजेपी को वोट देना चाहते तो अब वो नहीं देंगे। उनके लिए नीतीश का विकल्प अब बीजेपी नहीं रही है, उनके लिए नीतीश का विकल्प हो गया है कांग्रेस, और नीतीश का विकल्प हो गया है आरजेडी। इस सीन को समझिए, और सीन का सीधा सा निचोड़ ये निकालिए कि बिहार में 40 में से 39 सीटें अगर मोदी जी के पास थी, ऐसा मान लीजिए पिछले चुनाव में, और तब थी जबकि पुलवामा हुआ था, तमाम सारे एकदम विप्लव मचा हुआ था उस दौरान, सर्जिकल स्ट्राइक, तो आज उसमें से कितनी सीटें कम होंगी? बीजेपी के जीवन का मकसद है कि बिहार में जितनी सीटें थी उतनी ही मिल जाए, राजस्थान में जितनी थी उतनी मिल जाए, मध्य प्रदेश में जितनी थी उतनी ही मिल जाए, छत्तीसगढ़ में जितनी थी उतनी मिल जाए, और हिमाचल में, गुजरात में, हरियाणा में, इस सब जगह पे, राजस्थान में 100 में से 100 नंबर लाके बैठे हुए हैं भाई साहब। अब कहीं से भी नंबर कम होंगे तो बीजेपी घाटे में जाएगी, मुनाफे में नहीं जाएगी, नई कमाई कहीं से होने की नहीं। और अगर सब मिला के इनके अंदर से 25 सीटें आगे गिर गई बीजेपी की, सिर्फ 25, तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाएगी, एनडीए के गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। उसमें भी झंझट बहुत हैं, जितना बड़ा एनडीए इन्होंने इंडिया गठबंधन की होड़ में बना लिया, उसमें आधे तो ऐसे भरे हुए हैं जिनकी एक भी सीट नहीं थी, और अब वो इस गठबंधन में एक दो टिकट मांगेंगे, उनके जीतने के चांसेस और कम है। तो इंडिया गठबंधन भी कोई मजबूत होकर नहीं आने वाला, एनडीए गठबंधन, एनडीए अलायंस जो भी कहें। तो ये सिचुएशन है। अब आप कहेंगे कि आपने ऐसे कह दिया, तो मैं आपको और डाटा बताता हूँ। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में 36 सीटें ऐसी थीं जिनमें फैसला 30,000 वोट से कम पे हुआ था। कितनी सीटें? 36। जीत का अंतर कितना था? 30,000 वोट से कम। यानी दूसरी पार्टी 15,001 वोट लाती है तो वो उस सीट को ले जाएगी इस बार। तो जो 36 सीटें थी, उस 36 के अंदर से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यानी बीजेपी की 28 सीटें ऐसी हैं जिनमें अगर 15,000 वोट इधर से उधर हो जाते हैं, तमाम एंटी इनकम्बेंसी, तमाम बेरोजगारी, तमाम महंगाई, तमाम भुखमरी, और राम मंदिर के बावजूद एक लोकसभा सीट में 15,000 वोट का आंकड़ा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ 15,000 वोट बीजेपी से दूर करने हैं, तो 28 सीटें विपक्ष के पास चली जाएंगी। ये गणित सीधा सीधा रखा हुआ है। और इन 28 सीटों पे भी अब किसी ना किसी गणित को, जो जीता था, जो नंबर 2 पे था, उसको ले आओ, बीजेपी का टिकट दे दो, ये सब खरीद फरोख्त होगी। तो भैया, आप लोग जो सोच रहे हो कि नीतीश कुमार के वहाँ चले जाने से, बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो कांग्रेसी हैं, अब तो उम्मीद गई। आप ये ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार भी इसी भावना के तहत गए। ये जो कुछ भी वो एक माहौल क्रिएट करते हैं समाज में, उस माहौल से डर के सकपका जाती है दुनिया। कम से कम अगर आपकी सेना, कांग्रेस के नेताओं, अगर आपकी सेना का मनोबल ऐसा होगा, जो राम मंदिर आए तो घबरा के जो है नीतीश कुमार उधर पहुंच गए, जरा सा कुछ आ जाए घबरा, अब तो हार जाएंगे पक्का, तो आप कैसे लड़ोगे इस मनोबल की सेना से? और सिर्फ ये कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, ये आपके वर्कर की बात भी नहीं है। जो अधिकारी आपको पसंद करते हैं, मान लीजिए, और आप देख रहे हैं मैनिपुलेशन हो रहा है, वो रोकना भी चाहें तो नहीं रोकेंगे। उनको लगेगा सरकार तो बीजेपी की आने वाली, अपनी नौकरी कौन खतरे में डाले। तो ये जो फैक्टर है ना, जीतेगा तो मोदी ही,
चुनाव आयोग के अंदर बैठे लोग भी इसी एक डर के कारण समर्थन करते हैं, भले ही उनका बस चले तो उठा के वो मुंह तोड़ दें, लेकिन वो क्या करें बेचारे। तो ये जो माहौल बन रहा है ना समाज में, इसको तो आप ही को संभालना पड़ा। आपकी जो पोजीशन है इस वक्त वो स्ट्रांग है। ईमानदारी से देखा जाए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत वाले दल के तौर पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। वो किसी तरह से सरकार बना पाएगी। सरकार किसी तरह से मतलब समर्थन लेकर मिलीजुली सरकार होगी। और जब मिली जुली सरकार का हाल होगा तो याद रखिए, ईडी से सब डरते हैं। हो सकता है लोग कहें कि साहब नेता बदल दो आप, क्योंकि आप जो ये जो है ईडी भेज देते हैं सर बात बात में, इनके घर में नहीं रहना, ये बहुत मारते हैं। तो सिचुएशन कुछ और बने, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जो कुछ है 3 महीना इसमें बहुत है। 3 महीने में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। बीजेपी भी कुछ नए मुद्दे लाने की कोशिश करेगी। राम मंदिर तो उसका एकदम तेजी से नीचे चला गया। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के लोग अभी उठा रहे हैं और उठ सकते हैं। अच्छा लगा देखकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोग यात्रा को रोका गया तो धरना दे रहे थे, एक्टिविटी दिखा रहे थे, लग रहा था कि कांग्रेस में जान बाकी है। लेकिन अभी कुछ और मुद्दों पे अगर आप नज़र डालें तो वो कहते हैं कि बहुत कुछ है जो कांग्रेस के लोग कर सकते हैं। राजस्थान में ओपीएस खत्म करने की खबर आई है, और ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, जो ट्रम्प कार्ड था कांग्रेस पार्टी का। अगर ओपीएस खत्म करते हैं तो इसको भी मुद्दा कांग्रेस पार्टी बना सकती है, उसके पास मौका है। और उसके नाम पर वो दूसरे राज्यों में भी बात कर सकती है कि भैया ये क्या कर रहे हैं। कर्मचारियों का गुस्सा इतना है कि भजनलाल की सरकार बनके अभी एक भजन भी खत्म नहीं हुआ है। और ये देखिए आप तस्वीरें, हमारे पेट पे लात किसने मारी, हमारे पेट पे लात किसने मारी, भजनलाल सरकार ने मारी, हमारे पेट पे लात किसने मारी, भजनलाल सरकार ने मारी, भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कपड़े उतार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो नाराजगियां हैं, इनको कैश कराने के लिए कांग्रेस के पास मौका है, क्योंकि लगातार नई नई सरकार जब आती है इसको हनीमून पीरियड कहते हैं, कि शुरू में साल 6 महीने चैन से चलती है। लेकिन ये नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश का हाल देख लीजिए। मध्य प्रदेश में भी तमाम सारा विरोध चल रहा है, अंदर भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है। शिवराज सिंह का बंगला खतरे में आ गया है। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह के बंगले के लिए एक एप्लीकेशन लगवा दी गई है कांग्रेस की तरफ से, उमंग सिंगार की तरफ से, कि मेरी जो है बुआ की, इससे बुआ ही थी शायद, उनकी यादें जुड़ी हैं, इसलिए बंगला मुझे दे दो जो शिवराज सिंह के पास में है। शिवराज सिंह के बंगला दरअसल जो 74 बंगला एक जगह, वहाँ पे 9 नंबर बंगला है, उसको मांगने की बात हो रही है। उसके अगल बगल में और भी बंगले हैं वो भी शिवराज के पास हैं। तो 2 बंगलों में से एक बंगला जो है ये खाली कराने की बात चल रही है। मोहन सिंह यादव जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, मोहन यादव, वो और भी झटका दे चुके हैं शिवराज सिंह को। अभी जो 26 जनवरी बीता है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश गान है एक वहाँ पे। भाई एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हर राज्य का अपना अस्तित्व है। तो बोले ये मध्य प्रदेश गान बंद करो, ये क्या होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रगान है। तो ये शिवराज सिंह की एक तरह से बेइज्जती है। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े स्टालवर्ट, वो नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी की खबरें बाकायदा छप रही हैं, क्योंकि वो अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर। मतलब उनको भी एक तरह से अपमानित सा अनुभव कर रहे हैं, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन लोगों को कद छोटा किया गया है, जिनके अंदर गुस्सा है, निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के सेंटीमेंट यही रहेंगे, जीतेगा तो मोदी ही, तो इन लोगों के गुस्से को भी ये डाइवर्ट कर सकते हैं। अरे भाई, उन्होंने अगर नीतीश को तोड़ा है तो आप शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते हो भाई? अच्छी खासी सीटें आपके पास, कोशिश करो, ताकत लगाओ, लेकिन भरोसा होना चाहिए ना कि केंद्र में आप मोदी जी को हरा पाओगे, तो ये सब आपके गेम चल जाएंगे। लेकिन आप तो हारे हुए बैठे हुए, तो कैसे काम चलेगा? लेकिन तस्वीर जो देख रहे हो आप सामने, वो तो नहीं कह रही है कि आपके लिए हारने की बात है। इतना बड़ा मुद्दा आया है, इस मुद्दे को भी अगर, और ये उठना चाहिए, इस हिंदुस्तान में जो भी संविधान समर्थक है, डॉक्टर अंबेडकर को मानता है, इस देश के संविधान को मानता है, उसको ये मसला उठाना चाहिए।
यूजीसी में जो भर्तियां होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग जो विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालयों में भर्तियां होती हैं, उनमें एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए एक बाकायदा ड्राफ्ट बनाकर भेजा है आरएसएस। वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं। वहाँ वो कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो है वो उनको लेकर हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करेंगे, रिजर्वेशन के तौर पे बात कर रहे हैं। मोदी जी जाकर वहाँ पे वो चाय पीते जाके एक दलित महिला के घर पे, शिवरी के नाम से रेस्टोरेंट खुलता है, शिवरी रसोई क्या नाम है उसका, जो अयोध्या में खुला है। यानी प्रतीक के तौर पे ज़बरदस्त दलित समर्थन। और जब ज़मीन की बात आती है तो आप बताइए कि पूरा का पूरा डी रिजर्वेशन किया जा रहा है। यूजीसी ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कहा है कि एससी एसटी और ओबीसी की पोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में डी रिजर्व कर दी जाएंगी, यानी सामान्य लोगों की भर्ती होगी। स्थिति यह है कि 85% जो प्रोफेसर हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, यानी 15% भी दलित नहीं है। 52% सीलिंग है रिजर्वेशन की। ये क्या मुद्दा नहीं है? ये क्या मसला नहीं है? बच्चों का रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है, नौकरियों में रिजर्वेशन। देश भर में कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, उनके अंदर भर्तियों के अंदर अगर रिजर्वेशन आप ख़त्म कर रहे हो तो जीतन राम मांझी कहीं भी रहे, नीतीश कहीं भी रहे, आप अच्छे से बदलाव उठा लोगे। तो कुल मिला के ये तो एक दिन का वीडियो में इतनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तस्वीर ये है, कुछ लोगों को ये बात खराब लग सकती है, लेकिन तस्वीर ये है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है पूर्ण बहुमत की पार्टी बने रहना, जो 2019 में उसने हासिल किया था। बावजूद इसके उसने राम मंदिर का बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया। बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए, लेकिन ज़रा पता करिए आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में कौन लोग थे जो उसमें भाग रहे थे, झंडे लगा रहे थे? वही लोग थे जिन्होंने 2019 में भी वोट दिया था। मसला ये है कि बीजेपी आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। याद रखिए, ये हेलीकॉप्टर ही होता है जो एक जगह पर स्थिर रह पाता है। ज़िंदगी पतंग की तरह होती है, या तो आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। एक जगह पर स्थिर रखना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप स्थिर भी रखते हैं तब भी वो थोड़ी थोड़ी ऊपर होती रहती है। तो कुल मिला के बीजेपी के सामने भी यही चुनौती है कि ऊपर वो जा नहीं सकती है और नीचे आने से उसको खुद को रोकना है। और इसके बीच में वो डेफिनेटली बेहतरीन पार्टी है, बढ़िया संगठन है, अच्छे तरीके से खेलती है, उसके रणनीतिकार ज़बरदस्त हैं, उसके आगे कोई कहीं नहीं लगता। और इसलिए वो हर एक महीने के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, चिंता मत करो। इससे एक फ्लोटिंग एक वोटर होता है जो जीतने वाले को वोट देता है, वोट अपना बेकार करना नहीं चाहता। लेकिन ये भी एक धारणा, मान्यता है और विद्वानों का मत है। अभी हाल में राजस्थान में जो पार्टी जीतकर आई थी, जिसने सरकार बनाई है, उसी का मंत्री चुनाव हार गया उपचुनाव में। तो आप सरकार में हो तो आप जीतोगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल परसेप्शन बनाने में, सबके दिमाग में ये बिठाने में बीजेपी एकदम कामयाब है कि 2024 में तो बीजेपी ही सरकार बनाएगी। और जब तक ये परसेप्शन है, जब तक ये राय है और इस राय को तोड़ेंगे नहीं बाकी लोग, तब तक उनके लिए काम ये मुश्किल बना रहेगा। और मैं आपको, जैसे मैंने अभी 10 चीज़ें बताई हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जिनको ये लोग समेट सकते हैं और इस चुनाव को हमारे लिए रोचक बना सकते हैं, क्योंकि जितनी कड़ी टक्कर होगी उतना ज़्यादा आनंद आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।